हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग के ऊपर। आज का वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के ऑडिटिंग के टॉपिक में कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और कंटिंजेंट एसेट क्या होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग समझेंगे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में ये पूछते हैं कि डिफाइन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड वेयर इट इज शोन इन बैलेंस शीट या हाउ इट इज डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। कहने का मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है और उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, वो बताइए। तो ये एक छोटा सा सवाल है जिसका आंसर थोड़ा सा यूनिक है। कहने का मतलब जब भी हम लोग बात करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी की या कंटिंजेंट एसेट की, तो हम लोग डेफिनेशन शायद सही दे देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वेयर इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, तो हम लोग सोचते हैं क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी एक लायबिलिटी है तो हम लोग लायबिलिटी साइड लिख देते हैं, और इन द सेम वे कंटिंजेंट एसेट एक एसेट है तो उसको हम लोग एसेट साइड पे लिख देते हैं। अगर ऐसे आपने लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0। क्यों? क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो फुट नोट में रिकॉर्ड होता है, वो कभी भी बैलेंस शीट का पार्ट होता ही नहीं है। दैट इज बैलेंस शीट के टोटल का पार्ट होता ही नहीं है, वो फुट नोट के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। सिंपल है। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए, हम लोग लिख देते हैं लायबिलिटी साइड पे, और इन द सेम वे कंटिंजेंट एसेट को हम लोग लिख देते हैं एसेट साइड पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट दोनों फुटनोट के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट के बाद। क्लियर है? तो आप समझते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी होते क्या हैं, कंटिंजेंट एसेट होते क्या हैं, और उसके बाद प्रेजेंटेशन में हम लोग समझ लेंगे कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट के डेट के दिन सर्टेन नहीं होती कि होगी या नहीं होगी। हो भी सकती है अराइज और नहीं भी हो सकती। उसका होना ना होना किस पे डिपेंड करता है? एक फ्यूचर इवेंट पे जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसी लायबिलिटी को हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने मेरे ऊपर केस कर दिया, दैट इज एक कंपनी ने मेरी कंपनी के ऊपर केस कर दिया। अब वो केस मैं जीत भी सकता हूँ और हार भी सकता हूँ, मुझे पता नहीं है। तो 31 मार्च दैट इज बैलेंस शीट के क्लोजर के दिन हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता क्योंकि केस अभी भी चल रहा है, कि मैं केस हारूंगा या नहीं हारूंगा। समझ में आया? तो ऐसी चीज जो मेरे ऊपर अभी लटकती तलवार है, 31 मार्च को क्या है, लटकती तलवार है, मतलब मेरे पे केस तो चल रहा है लेकिन उसका जजमेंट अभी तक आया नहीं है। जो मेरे जजमेंट मेरे फेवर में भी आ सकता है और मेरे अगेंस्ट में भी आ सकता है, पर क्योंकि किसी और ने मेरे ऊपर केस किया है इसलिए मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी। अगर मैं किसी के ऊपर केस करता तो वो कंटिंजेंट एसेट बन जाता, लेकिन किसी और ने मेरे ऊपर केस किया है, अगर मैं केस हार गया तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज मेरी कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, अगर नहीं हारा तो नहीं देने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज जो एक तरह से लटकती तलवार होती है कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट की डेट के दिन, जिसका होना ना होना किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, ऐसी लायबिलिटी को हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। इन द सेम वे कंटिंजेंट एसेट भी ऐसे होता है कि हमने किसी के ऊपर केस किया। फॉर एग्जाम्पल, समझ लो कि मेरा कोई चीज़ या मेरा कोई कंटेंट किसी ने यूज़ कर लिया मेरी परमिशन के बिना, मुझे क्रेडिट्स नहीं दिए, तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ कॉपीराइट्स के लिए या ट्रेडमार्क्स के लिए या पेटेंट के लिए। मेरा कोई कंटेंट है दैट इज़ जो मेरी कॉपीराइट थी, मैंने बुक लिखी है, समझ लो, मैंने समझना कि मैंने असली में भी बुक लिखी है, और वो बुक का कॉपीराइट किसके पास है, मेरे पास है, लेकिन कोई मेरी बुक का कंटेंट यूज़ कर रहा है अपनी बुक लिखने के लिए, या पूरी की पूरी मेरी बुक छाप ली उसने अपने बुक के लिए और अपना नाम लिख दिया उसको, तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ कि नहीं, आप ये तो मेरा कंटेंट था, ये मेरा असली स्टोरी है, तो आप कैसे इसको लिख सकते हो। तो उसको कॉपीराइट का क्लेम बोलते हैं। तो मैं किसी के ऊपर केस कर सकता हूँ। अब वो केस चलेगा, अब डिपेंड करता है कि केस मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, बट क्योंकि मैंने केस किया है तो हो सकता है जब मैं केस जीतूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो अभी पक्का नहीं पता कब मिलेंगे, लेकिन जब केस चल रहा है, केस का रिजल्ट आएगा तब जाके पैसे मिलेंगे, या तब मैं केस जीतूंगा। तो मेरा पैसा मिलना या ना मिलना किस पे डिपेंड करता है, केस के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर में जजमेंट आएगा। ऐसी चीज को कंटिंजेंट एसेट बोलते हैं। आपको मीनिंग समझ में आ गया? आप समझते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखा हुआ। मैंने अभी आपको बताया वैसे ही कुछ लायबिलिटीज़ ऐसी होती है जो बैलेंस शीट वाले दिन पे पता नहीं होता कि होगी या नहीं होगी, जिसका होना या ना होना किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर इवेंट पे। ऐसी लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। वही लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन लायबिलिटी विच आर नॉट सर्टेन और नोन एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट।
कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती है जो नोन नहीं होती एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। देयर आर प्रोबेबल फ्यूचर लाइबिलिटीज, जो फ्यूचर लाइबिलिटीज हो सकती है, विच मे और मे नॉट राइज, जो हो भी सकता है राइज हो और हो भी सकता है कि ना राइज हो। These liability may become actual liabilities on happening of a future contingent event, और इसके कोई इवेंट हुआ तो वो लाइबिलिटी जनरेट होगी। ऐसी लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है, दैट इज़ कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, वो कंपनी केस हार भी सकती है और नहीं भी हार सकती। अगर हार गई तो लाइबिलिटी जनरेट होगी, अगर नहीं हारी तो लाइबिलिटी जनरेट नहीं होगी। तो अभी क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब समझते हैं कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है इन रिगार्ड्स टू या इन कनेक्शन विद कंटिंजेंट लायबिलिटी की ऑडिटर की ड्यूटी होती क्या है? द ऑडिटर शुड सी दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट आर कंप्लाइड विद। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी की जो ट्रीटमेंट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से दी है कि नहीं दी। और कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलती है कि ऐसी लायबिलिटी कभी रिकॉर्ड नहीं होती बैलेंस शीट में, वो फुट नोट में रिकॉर्ड होती है। वो लिखा होगा, देखो ध्यान से। सच लाइबिलिटी शोन ओनली बाय वे ऑफ फुट नोट, दिख रहा है, फुट नोट के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। एंड इज नॉट काउंटेड इन द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के टोटल में काउंट नहीं होता है। अ सर्टिफिकेट इन रिगार्ड्स टू लाइबिलिटी टू बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, और जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है उससे आप सर्टिफिकेट ले लोगे कि हाँ भाई ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, ताकि हम लोग दिखा सकें। जनरली जो लॉयर्स होते हैं या सॉलिसिटर्स होते हैं वही एक्सपर्ट्स होते हैं इस केस में, जो हमको सर्टिफिकेट दे सकेंगे। तो वही लिखा है, the correspondence with all lawyers should be studied. He should see that the provision is made for such liability are definite to turn into real liability. अगर हमको पक्का पता है कि हाँ भाई ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है रियल लायबिलिटी होने वाली है, तो उसका प्रोविज़न भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको पक्का पता है कि हाँ भाई ये केस हारने वाली हैं, तो उसके लिए तैयार रहने को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोविज़न क्रिएट करना। क्लियर है? तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, तो इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्ड इन फुट नोट। तो फुट नोट में रिकॉर्ड होती है, वो याद रखने का कि इट इज़ नॉट काउंटेड इन टोटल ऑफ बैलेंस शीट, इट इज़ ओनली शोन बाय द वे ऑफ फुट नोट एंड इज़ नॉट काउंटेड इन टोटल ऑफ लायबिलिटीज़। ओके, अब उसके एग्जाम्पल्स समझते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर एज फॉलोज। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? पहला एग्जाम्पल, लायबिलिटी ऑन बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट। कोई बिल्स रिसीवेबल है जो डिस्काउंट कराया गया है, वो मतलब कोई बिल्स जो डिस्काउंट कराया है, अभी डिसऑनर नहीं हुआ, सिर्फ अभी डिस्काउंट कराया, तो जब तक वो डिसऑनर या ऑनर नहीं होता तब तक वो क्या रहेगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगी। दूसरा, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। जो पार्टली पेड शेयर्स होती है उसका जो कॉल होता है वो भी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी फॉर एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कंपनी ने 3-4 साल से नहीं दिया तो एक साथ देने पड़ेंगे जब प्रॉफिट होगा तब, तो वो भी क्या हो गई? कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई। क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज डेट। कोई केस किया हुआ है कंपनी के खिलाफ, जैसे क्लेम है, मतलब दैट इज केस के तरह से समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोई कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है जिसका क्लेम अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ कंपनी के थ्रू, लेकिन हो सकता है अगर कंपनी हारेगी केस तो वो क्लेम देना पड़ेगा, तो वो अभी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। गारंटी गिवन टू द बैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर के बिहाफ पे कंपनी ने कोई गारंटी दी है तो वो भी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ईजी। तो ये सब क्या था? एग्जाम्पल्स थे कंटिंजेंट लायबिलिटी के। अब हम समझते हैं कंटिंजेंट एसेट क्या होता है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जैक्टली अपोजिट होता है कंटिंजेंट एसेट। लायबिलिटी में हमको पैसे देने की बारी होती है, दैट इज़ हमको पक्का नहीं पता कि बैलेंस शीट वाले दिन के पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे। इन द सेम वे कोई पैसे आने वाले होते हैं, कंपनी को देने नहीं आने वाले होते हैं, लेकिन पक्का नहीं पता आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो क्या बन जाता है? कंटिंजेंट एसेट बन जाता है। तो वो लिखा है, द कंपनीज एक्ट डज नॉट रिक्वायर कंटिंजेंट एसेट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी शो नहीं करते, वैसे ही कंटिंजेंट एसेट भी कभी शो नहीं करते हैं। द कंटिंजेंट एसेट्स आर अनसर्टेन एसेट्स, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन एसेट्स बोलते हैं, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दे मे टर्न आउट टू बी एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। जो असली में एसेट कब बनेंगे? जब कोई कंटिंजेंसी होगी तो, अदरवाइज नहीं। हैंस दे आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, इसलिए उसको बैलेंस शीट पे दिखाया नहीं जाता ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की। यहाँ पे भी प्रिंसिपल किसका आ जाता है? कंजर्वेटिज्म का। तो अभी आपके मन में आएगा सर जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी को फुट नोट में दिखाते हैं वैसे कंटिंजेंट एसेट को कहाँ दिखाते हैं? तो इसको भी फुट नोट में ही दिखाते हैं, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले उसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कंटिंजेंट एसेट कौन कौन से होते हैं। तो पहला, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के लिए एक कंटिंजेंट एसेट हो गया। रिफंड ऑफ ऑक्ट्रॉय का जो रिफंड है जो अभी तक डिस्पैच हुआ है, डिस्पैच आउटसाइड लेटर, मतलब अभी तक मिला नहीं है, मिल सकता है, मिलेगा या फिर मिलने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा? कंटिंजेंट एसेट। राइट टू अप्लाई फॉर शेयर्स इन द कंपनी एट लोअर रेट, मतलब अगर हमारे पास राइट है कि हम लोग कंपनी से शेयर्स खरीद सकते हैं लोअर रेट, मार्केट रेट से कम रेट में, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट एसेट।
क्लेम फॉर मनी अंडर लीगल एक्शन, वापस से इन्फ्रिंजमेंट, हमारा पेटेंट या हमारी कॉपीराइट या हमारा कोई इंटेंजिबल एसेट किसी और ने यूज़ किया, हमने उसके ऊपर केस कर दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी, इसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। तो उसके खिलाफ हमको पैसा मिलता है कि हाँ भाई किसी और ने हमारे राइट्स को यूज़ किया या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, उसके बदले हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। तो अभी तक मिला नहीं है, अभी हमने क्लेम किया हुआ है, मिल सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट एसेट बोलेंगे। क्लियर है। वैसे ही एंटिसिपेटेड लाइसेंस, अगर मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, जिससे मेरे को पता है कि अगर लाइसेंस मिल गया तो मेरे को ह्यूज प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन लाइसेंस मिला तब, तो अभी मिला नहीं है पर हमको उम्मीद है कि मिल जाएगा, तो अभी फ़िलहाल वो कंटिंजेंट एसेट है। क्लियर है। तो वही लिखा हुआ है, ये सारे जो एसेट्स होते हैं वो असली में एसेट्स नहीं होते, तो वो लिखा है द अबव एसेट्स आर कंटिंजेंट एंड नॉट रियल एसेट, अभी तक रियल बने नहीं हैं। दे कैन बी शोन ऑन द एसेट साइड बाय द वे ऑफ फुट नोट, दिख रहा है नोट के फॉर्म में, इसको जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी को नोट के फॉर्म में दिखाते हैं, फुट नोट के फॉर्म में दिखाते हैं, वैसे ही ये कंटिंजेंट एसेट को भी नोट के फॉर्म में या फुट नोट के फॉर्म में दिखाते हैं, बैलेंस शीट का टोटल में इंक्लूड करते नहीं हैं। द ऑडिटर शुड सी दैट दे आर शोन by way of note and their value is not shown at the higher value than what is expected available, क्या, और उसको उसी वैल्यू पे दिखाना चाहिए जितना हमको उम्मीद है, नोट के फॉर्म में भी उससे ज़्यादा में नहीं। ही शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट, वापस से जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी का हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से, वैसे ही कंटिंजेंट एसेट का भी सर्टिफिकेट लेना चाहिए जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी है उससे। इन प्रैक्टिस हाउएवर कंटिंजेंट एसेट्स आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, और मैंने अभी आपको बताया कई बार तो कंटिंजेंट एसेट फुट नोट में भी नहीं दिखाते, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है इसलिए। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी और उसके एग्जांपल्स भी समझ में आए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिंजेंट लायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको छोड़ नहीं सकते आप। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।